जय हिंद क्लास। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पुरानी क्लासें जो थी उसका हमने रिवीजन करवा दिया था। उसके बाद हमारी जो नई क्लास हमने वैदिक काल शुरू की थी उसके बीच में एक टॉपिक रह जाता है। हम पहले उस टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वैदिक काल शुरू करेंगे। तो चलिए, उस टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक काल। लेकिन उसके पहले ऐतिहासिक काल का जो संरचना है, जो किस प्रकार से साहित्यिक स्रोत कहे जाते हैं ऐतिहासिक काल के, वो समझ लेते हैं। तो जो ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत बांटे गए हैं वो दो प्रकार में बांटे गए हैं। एक धार्मिक स्रोत, एक गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत कैसे? धार्मिक स्रोत में जो जैन धर्म के धार्मिक स्रोत में जो जैन धर्म में अपनी किताबें लिखी, वंशावली लिखी, वो जैन धर्म में अपने जो मतलब कि उनके जो जैन तीर्थकर हुए उनके द्वारा जो लिखी गई चीजें हैं वो जैन धार्मिक साहित्य हो गई। बौद्ध धर्म में जैसे सूत पिटक बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जिसमें ये बताया गया कि बुद्ध के जो पिछले मतलब कि जीवन पुनर्जीवन, मतलब जो बुद्ध ने जो अपने जीवन के पहले जो कई उन्होंने जन्म लिए हैं उसके बारे में बताया उसमें। उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे जैसे हम जैन ग्रंथ जब चालू करेंगे, जैनों को बताएंगे तब जैन ग्रंथ की जितनी किताबें वो बता देंगे, जैन के धार्मिक स्रोत जितने उतने बता देंगे। जब बौद्ध पढ़ आए तो बौद्ध के जितनी किताबें या जितनी प्रसिद्ध चीजें हैं वो बौद्ध की बता देंगे, कौन कौन से उनकी में प्रसिद्ध तीन बौद्ध हुए, जैन में कौन तीर्थंकर हुए प्रसिद्ध प्रसिद्ध, पहले फिर दूसरे, फिर 23वें 24वें और 16वें जैन प्रसिद्ध माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बता देंगे। फिर इसके बाद ये धार्मिक स्रोत हो गए, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी कई भागों में बांटा जाता है। सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत में जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? वेद के उसको सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए उपवेद, उसको भी और सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण को और सिंपल तरीके से पढ़ने के लिए आलेख, और आलेख उसमें नहीं माने जाता, वेद नहीं माने जाते हैं, और उसको और सिंपल तरीके से उपनिषद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के पार्ट हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आलेख के ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण श्लोक, ब्राह्मण ग्रंथ, आलेख, उपनिषद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है कि ब्राह्मण धार्मिक स्रोत में इनमें से कौन सी चीज है या कौन सी चीज नहीं है। तो ये आप याद रखिए, कौन कौन सी चीजें? वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आलेख है, उपनिषद है, पुराण, स्मृति, महाकाव्य। इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और गैर धार्मिक स्रोत में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे गैर धार्मिक स्रोत में आ जाएंगे सिक्के आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे? सिक्के आ जाएंगे, विदेशी यात्री आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे, विदेशी यात्री अभिलेख आ जाएंगे। ये सब हमारे गैर धार्मिक स्रोतों में आ जाते हैं। तो गैर धार्मिक स्रोतों में क्या क्या? सिक्के, कौन से शासक ने कौन से सिक्के चलवाए वो, विदेशी यात्री, कौन सा विदेशी यात्री भारत आया, किसने विदेशी रह के भारत के बारे में जानकारी दी, अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख सबसे प्रसिद्ध अभिलेख कहे जाते हैं, और भारत में सबसे पहले अभिलेख किसके द्वारा चालू किए गए थे? वो भी अशोक के द्वारा ही चालू किए गए थे। इस प्रकार से अशोक ने किससे लिए थे? डेरियस से लिए थे। ये कि आप कहाँ का था? ईरान का शासक था। और विश्व के सबसे पहले अभिलेख किसके द्वारा किए गए थे? डेरियस के द्वारा किए गए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वो गैर धार्मिक स्रोतों में बनते हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं अपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जो इसको कहना कह लीजिए। तो आपको समझ में आएगा साहित्यिक स्रोत कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, एक धार्मिक स्रोत, एक गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में कौन से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण में कितने? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आलेख, उपनिषद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य। और साहित्यिक स्रोत के दूसरा जो भाग था गैर धार्मिक स्रोत, जो धर्म से रिलेटेड ना हो, गैर धार्मिक, उसमें कौन कौन से सिक्के कौन से धर्म से रिलेटेड होते हैं, उसको हर धर्म के लोग यूज करते हैं। विदेशी यात्री, हर तरह का विदेशी यात्री भारत में आता है। अभिलेख, हर तरह के अभिलेख लोगों ने लिखवाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे इसके आगे टॉपिक का। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। पहले हम गैर धार्मिक स्रोत देख लेते हैं, जो पुरातात्विक, जिससे इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी किससे मिलती है। तो इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी गैर धार्मिक स्रोत या पुरातत्व की सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं सबसे मिलती है, अभिलेख से, सिक्कों से, विदेशी यात्रियों से।
जो हमारा इतिहास था, जो लिखित इतिहास की जानकारी हम कह सकते हैं, तो इन्हीं सबसे मिलती है। तो सबसे पहले तीन चीज थे, अभिलेख, सिक्का और विदेशी यात्री। तो सबसे पहले हम सिक्का चालू करते हैं, सिक्का। तो सिक्का को जब हम एक डिटेल से बता देते हैं कि सिंधु काल से लेके शेरशाह सूरी तक जितने भी सिक्के जिसने जिसने चलवाया उनके द्वारा मेन मेन सिक्के जो पेपरों में अधिकतर पूछे गए वो लिखवा देंगे। बाकी जब जो छूट जाते हैं एक दो सिक्के, वो जब जो शासक आएगा या जो काल आएगा उसके द्वारा वहां लिखवा दिया जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं सिक्का। तो सबसे पहला काल कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु काल। तो सिंधु काल में किसका सिक्का चलता था? टेरीकोट का, टेरीकोटा का। तो एक ये मिट्टी होती थी, टेरीकोटा मिट्टी बहुत मजबूत मिट्टी मानी जाती थी, बहुत ही टाइट मिट्टी। तो उसका टेरीकोटा का सिक्का चलता था। तो टेरीकोटा का हल भी मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो टेरीकोटा का सिक्का किसमें चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हर चीज का रूप भी बदलता जाता है। तो टेरीकोटा के बाद आए आहत सिक्के, ये का मौर्य काल। तो सिंधु बाद कौन सा काल आता? मौर्य काल। मौर्य काल में सबसे पहले आहत सिक्के चले। आहत सिक्के में कोई डिजाइन नहीं थी, किसी प्रकार का नहीं, बस एक सिक्का था इसी प्रकार का, उसमें कोई भी ना शेप था ना साइज था। उसका आहत सिक्के बताए गए हैं, हर तरफ से ठोक पीट के बनाए जाते थे। तो आहत सिक्के किस काल में चलाए गए? तो मौर्य काल में चलाए गए। तो मौर्य काल में कौन से सिक्के चलाए गए? आहत सिक्के। या ऐसे कौन से सिक्के हैं जिसमें कोई डिजाइन नहीं होती थी? तो आहत सिक्कों में डिजाइन नहीं होती थी, और ये कब के? मौर्य काल के हैं। इसी मौर्य काल में हमारा पंचमार्ग सिक्का चलाया गया। तो पंचमार्ग सिक्का 5 तत्वों से मिलकर बना था। तो पंचमार्ग सिक्का किसके समय चलाया गया? तो मौर्य काल में चलाया गया था। इसके बाद पर्ण सिक्का। तो पर्ण सिक्का सबसे पहले चांदी का अशुद्ध सिक्का कहा गया है। तो चांदी का अशुद्ध सिक्का कौन सा था? पर्ण सिक्का किस काल में चांदी चला था? मौर्य काल में। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि मौर्य काल में चांदी का अशुद्ध सिक्का कौन सा था? आहत सिक्का, पंचमार्ग, पर्ण सिक्का या टेरीकोटा? तो टेरीकोटा तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, लेकिन अशुद्ध सिक्का जो मौर्य काल में था चांदी का, वो पर्ण सिक्का था। पंचमार्ग 5 चीजें उसमें मिलकर बना था आहत सिक्के, उसमें कोई डिजाइन नहीं थी। ये सब किसके? मौर्य काल के। सिंधु, टेरीकोटा, मौर्य काल के आहत सिक्के, इसमें कोई डिजाइन नहीं। पंचमार्ग, पर्ण सिक्का, चांदी का अशुद्ध सिक्का। इसके बाद हमारे भारत में जो शासन करते वो यूनानी लोग। तो यूनानी कौन थे? इंडो ग्रीक थे। ग्रीक प्लस इंडो, मतलब ग्रीक से आए हुए लोग जो यहाँ बसे थे उनको इंडो ग्रीक कहा गया था, उन्हें यूनानी कहा गया था। जो ग्रीक से आके भारत बसे थे उनको क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक या यूनानी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम गोल्ड का सिक्का चलाया। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया है? इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। तो जब इंडो ग्रीक चालू करेंगे तो उसमें शासक के नाम भी बता देंगे, किसने लिखा है, किसने चलाया है। अभी खाली सिक्का है तो सिक्के में ही ध्यान दीजिए कौन सा सिक्का किस काल में चला है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सोने का सिक्का किस काल में चला है, कि इंडो ग्रीक काल में चला है, इंडो ग्रीक के समय चला है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इंडो ग्रीक के समय कौन सा सिक्का चलता है, या यूनानी लोगों के समय कौन सा सिक्का चला है? तो सोने का सिक्का चला है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किस काल में चला है? इंडो ग्रीक काल में चला है या यूनानी काल में चला है, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और जो उसके बाद इंडो ग्रीक के बाद आते हैं हमारे कुशाल। तो कुशालों ने शुद्ध सोने का सिक्का, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना। तो कुशाल ने कौन सा सिक्का चलाया था? प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का सिक्के चलाए थे। अब डिफरेंस याद रखिएगा, यूनानी दौरा सिर्फ गोल्ड, मतलब इतना अच्छा गोल्ड नहीं था, 18 कैरेट 16 कैरेट का था। कुशालों ने कौन से 22 कैरेट का सोने का सिक्का चलाया, क्योंकि 24 कैरेट का ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकता है। तो कुशालों द्वारा कौन सा चलाया गया है? तो प्योर गोल्ड या शुद्ध सोना चलाया गया। किसके द्वारा? कुशालों के द्वारा। और सिर्फ सोना किसके द्वारा? इंडो ग्रीक यूनानी द्वारा। और शुद्ध सोना कुशालों द्वारा चलाया गया है। इसके बाद गुप्त आते हैं। गुप्त हमारे सिक्कों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुप्त तो सर्वाधिक सिक्के किसके समय चलाए गए हैं? तो गुप्तों द्वारा सर्वाधिक सिक्के चलाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? गुप्तों द्वारा चलाए गए हैं। सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? गुप्तों द्वारा चलाए गए हैं। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी गुप्तों द्वारा चलाए गए हैं। 3 क्वेश्चन यहां से बने। सोने का प्रथम सिक्का यूनानी ने, शुद्ध सोने का सिक्का कुशालों ने, और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? गुप्तों के द्वारा चलाया गया है। ये अगर हम
यूनानी पढ़ाते, फिर कुशाल पढ़ाते, फिर गुप्त पढ़ाते, तो आपको ये एक जगह मिस नहीं मिलता, सब आपको अलग अलग भागता, तो आप इसको याद करने में असुविधा होती। आपको सब एक जगह ला के दिखा दिया तो इससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यूनानी द्वारा गोल्ड सोने के सिक्के चलाए गए, कुशाल द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, गुप्त द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन अलग अलग और तीनों में कंफ्यूजन होती है, और तीनों ही ऑप्शन एक ही क्वेश्चन तीनों नाम के ऑप्शन दे देता है। तो याद रखिएगा, पहला सोने का सिक्का इंडो ग्रीक, दूसरा शुद्ध सोने का सिक्का कुशाल, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त द्वारा, और सर्वाधिक सिक्के गुप्त द्वारा। अशुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? चौथा क्वेश्चन, अशुद्ध सिक्का सोने का किसके द्वारा चलवाया गया? स्कंदगुप्त द्वारा। तो सोने का चौथा क्वेश्चन बना है, पहला सोने का सिक्का किसने चलाया? यूनानी इंडो ग्रीक द्वारा, शुद्ध सोने का सिक्का कुशालों द्वारा, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों द्वारा, अशुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा चलवाया गया है। तो अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त। या क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि गुप्त शासकों में किसने अशुद्ध सोने का सिक्का चलवाया? तो स्कंदगुप्त के द्वारा चलवाया गया है। गुप्त शासकों में किसने अशुद्ध सोने का सिक्का चलवाया है? तो स्कंदगुप्त। क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं सिक्कों से। चांदी का गुप्त सिक्का चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया है? चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा। तो चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? चंद्रगुप्त सेकंड। तो गुप्त शासकों में चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? चंद्रगुप्त सेकंड। और पहला सिक्का कौन सा था? चांदी का विशुद्ध सिक्का था, वो किसके द्वारा चलाया गया? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद सीधे कहां चांदी मिलती है? गुप्त काल में। तो मौर्य काल में कैसा था? अशुद्ध चांदी का सिक्का, उसे हमने पढ़ा है। और गुप्त काल में चांदी का जो सिक्का चला उसको चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा चलवाया गया था। तो चांदी का सिक्का गुप्त काल में किसके द्वारा चलवाया गया? चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा चलवाया गया है। इसके बाद मयूर शैली का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया है? समुद्रगुप्त। तो ये सब जब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब मौर्य काल या अशोक, बिंबिसार, ये सब जब चालू करेंगे उनके बारे में और डिटेल से जानेंगे, तब उसके बारे में और लिखवा देंगे। लेकिन अभी एक तरीके से एक जगह सब मिल जाए, उसको याद करने में ज्यादा आसानी होती है। तो मयूर शैली का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? समुद्रगुप्त के द्वारा। एक और गुप्तों द्वारा एक सिक्का चलाया गया था, कौड़ी सिक्का। जैसे आजकल कुछ हम लोग लेने जाते तो उसको कह देते कौड़ी के भाव दे रहा है, बहुत सस्ते दाम पे दे रहा है। तो कौड़ी सिक्का ही वैसा सिक्का था। कौड़ी यहीं से आया, कौड़ी या कौड़ी, ऐसे दोनों तरीके से लिखा जाता है इसको। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है। तो कौड़ी या कौड़ी सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? गुप्तों द्वारा चलवाया गया है। तो कौड़ी सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया? गुप्तों द्वारा। ये बेहद ही बेकार तरह का सिक्का, और सबसे निम्न स्तर का सिक्का होता है। सबसे जैसे आज की 58 54 होती है, उसी प्रकार का गुप्तों के समय यह सिक्का था, कौड़ी सिक्का। तो चलिए सिक्कों के बारे में और जान लेते हैं, और जो बाकी वो देख लेते हैं गुप्तों के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जानते हैं सिक्कों के बारे में। हमारा इसके बाद आता है सातवाहन काल। तो सातवाहन काल में किसका सिक्का चलता है? शीशे का सिक्का। तो क्वेश्चन सीधे पूछता है कि शीशे का सिक्का किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो 7 से शीशा, 7 से सातवाहन। तो सातवाहन काल में शीशे का सिक्का चालू होता है। तो सातवाहन काल में किसका सिक्का? शीशे का सिक्का चालू होता है। इसके बाद आता है हुमायूं। ऐसे ही हमारा इतिहास आगे बढ़ता जाता है। तो इतिहास को अगर सीरियल वाइज आप पढ़ेंगे तो इतने मजा आती है हिस्ट्री को पढ़ने में, इतिहास को पढ़ने में, जिसको कोई अन्य सब्जेक्ट में नहीं आती है। तो हुमायूं के समय शिहाबुद्दीन नामक एक व्यक्ति था। तो हुमायूं थोड़ी कहानी जान लेते हैं, उसके बाद हुमायूं का सिक्का बताते हैं। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिहार में लड़ाई होती है। वो जब हुमायूं और शेरशाह सूरी पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में पूरा बताएंगे। अभी आपको इतने बता देते हैं, गंगा के नदी के तट पर इनकी लड़ाई होती है, युद्ध होता है। तो शेरशाह सूरी ऊपर थे और हुमायूं नीचे था। जब 1940 में हुमायूं भारत से भागा था, उससे पहले के समय 1939-1940 के बीच की समय घटना है। तब मेन शासक हुमायूं था भारत का। तो हुमायूं निचाई स्थान पे था और शेरशाह सूरी ऊंचाई स्थान पे था। जब ये बाढ़ आने लगे और हुमायूं जब युद्ध हारने लगा शेरशाह सूरी, तो इसने गंगा नदी में कूद गया। और इसकी जान, हुमायूं की जान गंगा नदी में जो कूदने पर किसने बताई थी? वो शिहाबुद्दीन ने। और हुमायूं ने इसको किसी किताबों में एक दिन का इसको बताते हैं कि शिहाबुद्दीन को एक दिन का सम्राट बनाया, किसी किताबों में इसको 3 दिन का सम्राट बताया, और किसी किताबों में इसको आधा दिन का सम्राट बताया। लेकिन जब शिहाबुद्दीन को जब जान बचाने के रूप में इसको
जब सम्राट के पद पे बैठाला गया एक दिन के लिए, तो शिहाबुद्दीन ने क्या किया, तो शिहाबुद्दीन ने कहा कि हम कुछ नई चीजें तो नहीं कर सकते, तो इसने अपने नाम का एक सिक्का चलाया। तो हुमायूं का सिक्का या शिहाबुद्दीन का सिक्का किसके, कौन सा चलाया, तो उसने किसका था, तो चमड़े का सिक्का किसके द्वारा चलाया जाता है, तो शिहाबुद्दीन भी ऑप्शन में आता है और हुमायूं भी ऑप्शन में आता है। शिहाबुद्दीन समझ में आया कौन था, हुमायूं की जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन था। इसने गंगा नदी में हुमायूं को डूबने से बचाया था और उसके बाद हुमायूं ने इसको एक दिन का सम्राट बनाया। मेनली जितनी किताबों में मिलता है वो एक दिन का इसको सम्राट बनाया गया था। तो शिहाबुद्दीन ने कौन सा सिक्का चलाया, चमड़े का, या हुमायूं के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया, चमड़े का सिक्का चलाया गया। ये दोनों क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी, कोई ऑप्शन दे दे कि चमड़े का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, शिहाबुद्दीन, अकबर और जो मुगल काल में तो उन सबके नाम दे देता से औरंगजेब वगैरह। तो उसमें शिहाबुद्दीन उसका सबसे करेक्ट आंसर किसका है, बाबर का। बाबर भी ऑप्शन में रहता है तो किसका आंसर मिल जाता है, शिहाबुद्दीन का आंसर होता है। तो चमड़े का सिक्का किसके द्वारा, मेनली किसके द्वारा चलाया गया था, शिहाबुद्दीन, लेकिन इसको एक दिन का सम्राट बनाया गया था। और बाकी कौन सा सम्राट था, हुमायूं। तो 1940 में चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं वापस भाग जाते हैं भारत छोड़कर। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठता था, शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी बिहारी का था। तो इसने 3 सिक्के चलाए, 3 गरीबों के लिए भी सिक्का चलाया, मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी सिक्का चलाया और अमीरों के लिए भी सिक्का चलाया। तो 3 तरह के सिक्के, तीनों ग्रुप, तीनों वर्ग के लिए सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं, शेर शाह सूरी द्वारा। ये बहुत ही योग्य शासक था। तो दाम गरीबों का सिक्का था, तांबा का प्रयोग होता था। जो दाम का सिक्का था, दाम नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, शेर शाह सूरी द्वारा। ये गरीबों के लिए चलाया गया। तो ये किसका बना था, तांबे का सिक्का बना था, तांबा सस्ता आता है। तो तांबे का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, दाम सिक्का किसका बना था, तांबे का बना था, किसके लिए चलाया गया था, गरीबों के लिए चलाया गया था। किसने चलाया था, शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। इसके बाद चलता है रुपया। ये भी किसने चलाया, रुपया। रुपया आज तक चलता है भारत में। तो रुपया किसके द्वारा चलाया गया, शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया। ये मिडिल क्लास मीडियम वर्ग के लोगों को था और ये किससे बना था, सिल्वर से बना था। तो सिल्वर का सिक्का रुपया जो शेर शाह सूरी ने चलाया था वो किस मेटल का बना था, किस धातु का बना था, तो सिल्वर का बना था। तो शेर शाह सूरी द्वारा कौन सा रुपया चलाया गया, पहला दाम, दूसरा रुपया दाम, तांबा का रुपया, सिल्वर का दाम, गरीबों के लिए रुपया, मीडियम क्लास के लिए। उसके बाद तीसरा सिक्का इसने चलाया था शेर शाह सूरी ने, अशरफी। ये अमीर लोगों के लिए था और ये सोने का बना था। तो अमीर लोग ज्यादा क्या रखते हैं, सोना रखते हैं। तो सोना किसके लिए चलाया था, अशरफी, सोने का सिक्का शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया। कौन सा सोने का सिक्का था, तो दाम, रुपया, अशरफी। एक और ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो अशरफी सोने का सिक्का था, अमीर लोगों के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, शेर शाह सूरी द्वारा। तो शेर शाह सूरी द्वारा कौन कौन चलाए गए थे, दाम चलाया गया था गरीब लोगों के लिए, इसका तांबा प्रयोग किया था। दूसरा चलाया था रुपया, मीडियम क्लास के लोगों के लिए इसमें सिल्वर प्रयोग था। तीसरा अशरफी, ये अमीर लोगों के लिए चलाया था, इसमें सोने का प्रयोग था। और शेर शाह सूरी ने जो पटना नाम आज प्रेजेंट टाइम है, इसका पूर्ण नाम पाटलिपुत्र था। तो शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रखा था। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए क्योंकि पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना किसने रखा है, शेर शाह सूरी ने। तो लिखे दे रहे पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, शेर शाह सूरी के द्वारा रखा गया है। तो शेर शाह सूरी द्वारा कौन सा, दाम, रुपया, अशरफी। दाम तांबे का, रुपया सिल्वर का और अशरफी सोने का सिक्का चलाया गया था। इसके बाद अभिलेख आते हैं। तो अभिलेख मेन जब हम उस समय के शासक करेंगे उसमें मेन पढ़ेंगे, लेकिन अभिलेख के बारे में वो बता देते हैं कौन कौन से अभिलेख किसको कहे जाते हैं। एक होता है पत्थर अभिलेख, जो सीधे पत्थर पे लिख दिया जाता है, उसको पत्थर अभिलेख। जैसे आजकल के सांसद विधायक रोड बनवाते, रोड बनने से पहले पत्थर लगा देते हैं, शिलालेख लगवा देते हैं रोड के किनारे की, माननीय विधायक द्वारा ये रोड पास हुई है, इसका इतना बजट, इतना ये फलाना ढिमकाना। तो पत्थर अभिलेख में अपने लिखवाते हैं। दीवाल कौन सी होती है, दीवार कह लें या दीवार कह लें, उसको भित्ति अभिलेख कहा जाता है। तो भित्ति अभिलेख या दीवार अभिलेख दोनों एक ही होते हैं। तो दीवार या भित्ति अभिलेख कौन सा है, दीवार अभिलेख को भित्ति अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद पिलर क्या होता है, उसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभ लेख या पिलर लेख किसके, पिलर को हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। इसके बाद गुफा को गुफा लेख ही कहते हैं।
और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसके द्वारा शुरू होता है? अशोक। तो अशोक के द्वारा भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ होता है। जब हम अशोक को लिखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे अशोक ने कितने अभिलेख लिखवाए, कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। और आपको जानने में ताज्जुब होगा कि अशोक के 3 से 4 अभिलेखों में ही सिर्फ अशोक नाम लिखा मिलता है। उसमें भी सम्राट अशोक एक अभिलेख में मिलता, बाकी 2 में अशोक मिलता, और बाकी जितने भी अभिलेख है उसने प्रियदर्शी नाम से लिखवाए हैं, अपना नाम नहीं लिखवाया। और यहाँ जो आजकल के सांसद विधायक रोड बनती नहीं लेकिन अपना शिलालेख पहले ही चिपका देते हैं, तो उनको अशोक से सीखना चाहिए। तो भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? अशोक द्वारा। और अशोक ने किससे सीखा था? तो डेरियस करके एक ईरान का शासक था, उसने अशोक ने इससे अपनी विद्या सीखी थी, मतलब कि शिलालेख पे या अभिलेख पे अपने जो कार्य किए वो लिखने के लिए अशोक ने डेरियस से सीखा था। और विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया? डेरियस ने। ये भी वही डेरियस जिससे अशोक ने सीखा था, उसने विश्व में ही सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रारंभ शुरू किया था। और डेरियस कहां का था? ईरान का शासक था। और अशोक महान कब बना था? कलिंग युद्ध के बाद। तो इनके बारे में जब अभी आगे चलेंगे तब पढ़ेंगे अशोक के बारे में, अशोक ने कौन कौन से अभिलेख लिखे, क्या क्या अभिलेख लिखे, और बाकी जितने भी जिसने भी अशोक वो अभिलेख लिखे उन सब के बारे में आगे चल के ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत हौच पौच हो जाएगी इनके बारे में। तो आपको सिक्का और अभिलेख समझ में आएंगे, बाकी इसके आगे विदेशी यात्री कल करेंगे, और बाकी जो बाकी रह गया इसमें साहित्यिक स्रोतों में ग्रंथ वगैरह वो भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट या कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, उसकी समस्या यहाँ दूर होगी। और इसके आगे से कल हम विदेशी यात्री से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।